गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। पृथ्वी का उद्भवन कैसे हुआ और जीवन वहाँ पर कब से स्टार्ट हुआ, इसको लेके कई जो दार्शनिक और वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्राचीन हिंदू धर्म जो ग्रंथ थे उनके अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की जाने की मान्यता है। इसी क्रम में स्पेन के फादर सुरेश के अनुसार ईश्वर ने 6 दिन के अंदर समस्त सृष्टि की रचना की और सभी जीवों का सर्जन इसी समय हुआ। जबकि जो यूनान के विभिन्न दार्शनिक थे उनके अनुसार थैलेस की जो मान्यता है कि समुद्री जल से या समुद्री जल में ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। जबकि एनेक्समेंसिया जो थे उन्होंने कहा कि वायु जो है वो है जीव की उत्पत्ति का कारक। वॉल्ट हेल्टमैन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से स्वतः हुई है। इसका मतलब स्वतः है, मतलब जैसे गेहूँ पड़े हैं तो उसमें जो छोटे छोटे जानवर चूहे वगैरह अपने आप स्वतः उत्पन्न हो गए हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जनन का सिद्धांत। उपरोक्त विचार केवल ऐतिहासिक महत्व के लिए पढ़े जाते हैं, वास्तव में इनका जीवन की उत्पत्ति से कोई संबंध नहीं है। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा स्वतः जीवनमान जो वाद था उसका खंडन किया गया है। हार्वे जिन्होंने कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रस्तुत किया और इनके अनुसार किसी भी जीव की उत्पत्ति पहले से विद्यमान अंडे, बीज या विषाणु से होती है, ना कि स्वतः किसी निर्जीव पदार्थ से होती है। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का खंडन किया। रेड्डी ने एक प्रयोग किया जो कि स्वतः जनन सिद्धांत को का खंडन करता है। उन्होंने मांस का टुकड़ा लिया और उसको अच्छे से बॉईल करके ताकि उसके साथ जीवाणु मर जाए, उनको 3 अलग अलग बॉटल्स में डाल दिया। पहली बॉटल में कॉर्क नहीं लगाया, दूसरी बॉटल में कॉर्क लगा दिया और तीसरी बॉटल में कपड़े से उसको ढक दिया अच्छी तरह। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने देखा 10-15 दिन बाद, तो जो पहली बॉटल थी उसके अंदर मक्खी के लार्वा, मक्खियाँ और कुछ अन्य जीवों के लार्वा इकट्ठे हो गए हैं। दूसरा जो था उसके अंदर कुछ ऐसी प्रक्रिया देखने को नहीं मिली, और जबकि तीसरा जिसमें कि कपड़े बांध रखा था, कपड़े के ऊपर ही जो कुछ जीव हैं उनके लार्वा इकट्ठे हो गए और वो जीव आसपास घूम रहे थे। इसी के क्रम में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ ये कुछ जो मांस वगैरह है उसका सूरमा बना के उसको एक इस प्रकार की नली में रखा और इस नली को एस शेप में मोड़ दिया गया। एस शेप में मोड़ने के पश्चात देखा गया कि इसमें किसी प्रकार के कोई जीव के अंडे या जीव, मक्खियाँ, इंसेक्ट वगैरह नहीं है। लेकिन जब इसका एक जो एस शेप की जो नली थी उसको हटाने के पश्चात देखा कि ये जो शोरबा है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव नली के अंदर इस बॉटल में प्रवेश कर गए हैं। चूँकि इसकी जो शेप थी एस प्रकार की थी, यहाँ जो भी बैक्टीरिया वगैरह जाते वो उस नली में ही फंस जाते थे। इस वजह से ये इसके अंदर इस प्रकार के जो पदार्थों का जमावड़ा नहीं हुआ। ओपेरॉन जो थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट प्रदर्शित किए और किस प्रकार से पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई, उद्भवन हुआ और पृथ्वी किस प्रकार से जीने योग्य हुई, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं थी। धीरे धीरे पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार की प्रक्रियाएं हुई जो कि लाइफ को ओरिजिनेट करती हैं। पहले इन्होंने
केमिकल प्रकार से जैव रासायनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैव रासायनिक जिसमें कि रासायनिक परिवर्तन हुआ और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति हुई। इन्होंने विभिन्न चरण प्रस्तुत किए, जिसमें पहले चरण में सरल अणुओं का निर्माण हुआ। हमारी पृथ्वी पर सरल अणु उपस्थित थे और ये सरल अणु जब इन्होंने एक दूसरे के साथ बंध बनाए, क्योंकि कंडीशन जो है वो फेवरेबल हुई, ये पूरा आग के गोले की तरह थी पृथ्वी। यहाँ जो गैसें थी वो इस अग्नि के थ्रू इवेपोरेट हुई और इवेपोरेट होने के पश्चात जो कार्बन, जो पानी के अणु थे वो अलग सेपरेट हुए, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हुई। हाइड्रोजन हल्की होने के कारण ऊपर की ओर चली गई और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर ओजोन परत का फॉर्मेशन किया। और ओजोन बनने के पश्चात जो ऑक्सीजन और मीथेन थी, ये मिलकर अमोनिया आदि का फॉर्मेशन करते हैं। जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। उसके पश्चात चौथे चरण में न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। पांचवें चरण में कोलाइड, कॉन्सर्वेट तथा आर्द्र कोशिकाओं का निर्माण हुआ। छठे चरण में आर्द्र कोशिकाओं में पोषण विधियों का विकास हुआ। सातवें चरण में आधुनिक वायुमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें कि ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुआ। पहले रिड्यूसिंग टाइप का था इन्वायरमेंट, फिर ऑक्सीडेशन टाइप का इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन हुआ। आठवें चरण में सुकेंद्रकीय व यूकैरियोटिक कोशिकाओं का फॉर्मेशन हुआ। ओपेरॉन के मॉडल को या उनके जो व्यक्तित्व था, जो प्रदर्शित करने चाह रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिन चरणों की बात कर रहे थे, उनको मिलर व यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रदर्शित किया। उन्होंने एक इस तरह का एपरेटस बनाया जिसमें उन्होंने ये एक कांच का उपकरण, जिसमें कि गैसों का मिश्रण था, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लगाए जिससे बहुत अधिक ताप प्राप्त हो सके और इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो सके। और ये जो गैसों का मिश्रण था, इसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प थी। ये जैसे ही बहुत अधिक हीट की वजह से गर्म होती, वाष्पित होती, तो यहाँ इनको ठंडी करने के लिए संघनित्र किया जाता था और ये यहाँ इकट्ठी हो जाती थी। फिर इनको जो पानी था उसको गर्म करके ये यहाँ इस प्रकार से लाया जाता था। बाद में जब देखा गया, जो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के मिश्रण का रेशियो जो था वो 1:2:1 था और इनको संघनित कर दिया जाता था। द्रवित होती थी ये, जैसे ही इसको ठंडा करते थे फिर वो जो भाप होती थी वो द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती थी। इस प्रकार गैसों का मिश्रण नली तथा कक्षों में चक्कर लगाता रहता था। ये पूरे के पूरे जो उपकरण है उसमें चक्कर लगाता रहता था। लास्ट में उन्होंने देखा कि उस जो फ्लास्क है उसके अंदर लाल रंग का पदार्थ उनको दिखाई दिया। जब उसका एनालिसिस किया गया तो उसमें एनालिन, ग्लाइसिन, ग्लिसरीन और अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण था। तो मिलर और यूरे जो थे, उन्होंने ओपेरॉन का जो मॉडल है, जो उन्होंने परिकल्पना प्रस्तुत की थी, उसको इस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। मिलर ने अपने प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला कि आज से 3 से 4 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी वाष्प, बादलों, मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन गैसों से बनी वायुमंडल थी और उनमें इस प्रकार के स्पार्किंग व उच्च ताप की वजह से जो कार्बनिक पदार्थ है उनका फॉर्मेशन हुआ। उनसे फिर जो जीव की उत्पत्ति होती है वो पदार्थ, जैसे कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोजन क्षारक, प्यूरिन व पिरिमिडिन का फॉर्मेशन हुआ। अब कुछ हम जैव विकास से क्या हम समझते हैं, किस प्रकार से जीवों का विकास हुआ, उद्भवन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, क्या है, हम उसको समझना चाहते हैं। सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति क्रम को जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास एक अत्यंत धीमी व निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों का क्रमिक विकास हुआ है।
जैव विकास की प्रक्रिया द्वारा ही जीवों की नई नई जातियों का उद्भवन हुआ है। AI ओपेरॉन के अनुसार जल में रासायनिक पदार्थों के संयोजन से सरल कोशिकीय जीव बने थे। इन्हीं से जैव विकास की क्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य का वर्तमान स्वरूप भी इसी प्रक्रिया का परिणाम है। जैव विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, लेकिन इतनी धीमी गति से है कि इसका परिणाम लाखों करोड़ों वर्षों बाद नजर आता है। डार्विन से पूर्व कई जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और जैव विकास के बारे में उनके विचार इस प्रकार हैं। चार्ल्स डार्विन एक प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जैव विकास की प्रक्रिया को तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया, किंतु डार्विन से पूर्व भी कई वैज्ञानिकों ने जैव विकास के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। एम्पीडोक्लेस जो थे उन्होंने के अनुसार जंतुओं का विकास प्रकृति के अनेक प्रयोगों के फलस्वरूप हुआ है और अनवांछित या अव्यर्थ जंतु बाद में नष्ट हो गए। उनकी संकल्पना इस अनुसार है। पृथ्वी पर जीवन का धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से विकास हुआ है। अपूर्ण या जो असमर्थ होते हैं जंतु नष्ट हो गए और परिपूर्ण जीवों की स्वतः उत्पत्ति हुई। एम्पीडोक्लेस जो थे उनको विकास की संकल्पनाओं का जनक माना जाता है। पृथ्वी पर पादप का विकास पहले हुआ तथा जंतुओं का विकास बाद में हुआ। नेक्स्ट जो है मापर्टियस जो थे उन्होंने उत्परिवर्तन वर्ण व भौगोलिक पृथक्करण पर आधारित विकास की संकल्पना प्रस्तुत की, किंतु वह इसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए। बोनेट जो थे पूर्वोत्पादनवाद प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार अंडाणु व शुक्राणु में प्रौढ़ का पूर्व निर्मित लघु रूप, जैसे हम शुक्राणु और अंडाणु के बारे में जो संकल्पना थी, बोनेट कहते थे कि उनमें पहले से ही निर्मित लघु रूप होता है। जैसे शुक्राणु में पूरा पुरुष जो होता है वो होता है, अंडाणु में स्त्री जो होती है पूर्व में ही निर्मित होती है और निषेचन के बाद ये लघु रूप परिवर्तित करके प्रौढ़ रूप में रूप ले लेते हैं, जिन्हें जंतुक की संज्ञा दी गई बोनेट द्वारा। ब्यूफन ने कहा कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति एवं वातावरण के प्रभाव द्वारा जीवों में संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस प्रकार उन्होंने विकास की धारा को एक नया मार्गदर्शन दिया। इरेस्मस डार्विन जो थे वो चार्ल्स डार्विन के दादाजी थे। इन्होंने भी उपार्जित लक्षणों की वंशागति की विवेचना की और बताया कि वातावरण द्वारा विकसित परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। 19वीं सदी में विभिन्न वैज्ञानिकों ने तथ्यपूर्ण एवं तर्कसंगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा जैव विकास की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया, जिसमें लेमार्क प्रमुख थे, जिन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसे लेमार्कवाद से भी जाना जाता है। लेमार्क के बाद चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके सिद्धांत को डार्विनवाद कहा जाता है। थैंक यू।